अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मेटेलिक कंडक्टर इस शेप का, बॉर्डर शेप का या किसी भी शेप का रख देते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता है कि इस मेटेलिक पीस के अंदर में 3 चार्जेस हैं, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले अगर हम सोचें तो लोग ये मानते थे कि इसके अंदर में जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता होगा, ठीक है, ये जंक्शन था, ठीक है, जो कि बाद में पता चला कि वो नेगेटिव है। चार्ज का जो कन्वेंशन है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पुराना है जो कि हम अभी तक लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत साल पहले ये कन्वेंशन बना दिया गया था, तो वो वही यूज किया जा रहा है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव माना गया। करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव लोग मानते थे, ठीक है, कि चार्ज जो है वो इधर फ्लो होता होगा, क्यू चार्ज, जो कि बाद में पता चला कि करंट का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। एक्चुअली चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है अगेंस्ट इन द, मतलब करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको जब हम रखते हैं तो जितने भी इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो चार्जेस हैं, उन चार्जेस पर ये मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q, ठीक है, जो फ्री टू मूव है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा इस साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इस पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और F क्या होगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो सारे चार्जेस पे फोर्स लगता है और उस वजह से जो चार्ज जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो सारा का सारा जो चार्ज है इसमें वो इधर की तरफ में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि यहाँ से जो चार्ज है उधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर चार्ज की कमी हो जाएगी, तो इधर वाले सरफेस पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे जो होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वैसे रहेगा, ठीक है, तो आगे का इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही रहेगा। बस यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, इसके अंदर में इंडक्शन की वजह से चार्ज इधर माइनस आ जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो इधर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उधर से आ रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब इस पॉजिटिव सरफेस जो इधर वाले सरफेस पे पूरा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। इस सरफेस में हर जगह क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इधर वाला जो सरफेस है जो पीछे छुपा हुआ होगा, इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इधर वाले सरफेस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो पॉजिटिव है उधर से नेगेटिव की तरफ में फील्ड स्टार्ट होगा, और वो फील्ड इसके एग्जैक्टली क्या होगा, E, इसको हम लोग E इंड्यूस्ड कर देते हैं, ठीक है। पता नहीं बुक में क्या कहा गया, बुक में इस वाले फील्ड को E नॉट कह रहे हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल फील्ड है, या E आउटसाइड कह सकते हैं, और ये है E इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड सरफेस, दोनों जो सरफेसेस थे नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दो सरफेसेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो E इंड्यूस्ड कहला रहा है। तो जो टोटल फील्ड इस रीजन में होगा वो क्या होगा, जो टोटल फील्ड होगा वो हो जाएगा E आउटसाइड प्लस E इंड्यूस्ड, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ E नॉट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E इंड्यूस्ड, बट डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से ये क्या देगा, 0 हो जाएगा। तो E टोटल जो है, ठीक है, E इनसाइड ए कंडक्टर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0 हो जाता है। और वो आपको पता है वो बाय डिफॉल्ट भी होता है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है, तो यहाँ पर भी वो बात लागू हो जाता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता कंडक्टर के अंदर में, ठीक है, मूविंग करंट, अगर जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट, जैसे वो हम करंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। अभी आप ये जान लो कि चूंकि फील्ड यूनिफॉर्म था उसमें हमने रख दिया है मेटेलिक पीस, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनसाइड में 0 हो जाएगा। तो ये मेटल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इधर इंड्यूस होता है वो फील्ड उतना ही क्रिएट होता है, E इंड्यूस्ड उतना ही स्ट्रेंथ का होता है जितना कि आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
ठीक है, बिकॉज यहाँ पर चार्जेस जो है वो मूव करके इस वाले सरफेस से उधर चले जाते हैं और उसकी वजह से जो अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देता है, सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर बिकम्स जीरो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल उन मटेरियल्स को कहा जा रहा है जो कि कंडक्टर नहीं है, जैसे शीशा हो गया, ठीक है, शीशा एक डाइइलेक्ट्रिक है, या फिर सिरेमिक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, डाइइलेक्ट्रिक है, जिससे कप प्लेट वगैरह नहीं बनाया जाता, वो एक सिरेमिक है, वो क्या है, एक डाइइलेक्ट्रिक है। तो अगर हम उस तरह का कोई मटेरियल जो कि कंडक्टर नहीं है उसको हम अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, उसको जरा देखते हैं। इसमें एक चीज हम लोग मिस कर गए, वो ये था कि इधर वाले सरफेस पे जो टोटल चार्ज डेवलप होगा वो कुछ होगा चार्ज -q, और इधर वाले सरफेस पे जो टोटल चार्ज इंड्यूस होगा वो +q होगा। इसका कुछ एरिया है, उतना ही एरिया हम इसका एज्यूम कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर इसीलिए लिया गया था कि एरिया बराबर हो जाए। तो चार्ज अपॉन एरिया क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं, सिग्मा करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सिग्मा। अगर आप इर्रेगुलर सरफेस लेते, ठीक है, तो फिर वो सब इंटीग्रेशन करके निकाला जाएगा या फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फ्लैट सरफेस लिया है इसके। तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है +σ और यहाँ पर क्या है, -σ, ठीक है। तो +σ से -σ की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E = σ/ε0 होता है, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इंड्यूस्ड वाला होता है, σ/ε0, एंड ये है इंड्यूस्ड, एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू E0। जो आउटसाइड फील्ड है वो दोनों बराबर होकर के टोटल सम जो है वो 0 दे रहे हैं, ठीक है। इसको चार्ज डेंसिटी क्रिएटेड ड्यू टू सिग्मा ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हम कह सकते हैं, फ्री चार्जेस वगैरह। तो अब हम आते हैं कि अगर इसमें कंडक्टर ना यूज करके हम अगर इसमें डाइइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। इसके अंदर में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया गया। इंसुलेटर्स का ही एक नाम है डाई। तो डाई इलेक्ट्रिक्स की वजह से उस डाई इलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब जो आप ऐसे सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अंदर में कंडक्टर्स में चार्ज था Q, वो चार्ज क्या कर सकता है, सीधे मूव कर सकता है, यहाँ से वहां मूव कर सकता है। तो यहाँ से जो चार्ज है वो मूव करके वहां चला जाता है, सो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस क्रिएट हो जाता है। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक में कोई फ्री चार्ज नहीं है, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक में होता क्या है वो इसको पहले समझ लेते हैं, फिर आते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। देखो जो मटेरियल्स हैं डाइलेक्ट्रिक, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि इसके अंदर में डाइपोल्स होते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल को रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। जैसे कि एक डाइपोल ले लेते हैं, HCl मॉलिक्यूल जो होता है, इसमें हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज। इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, कोवैलेंट होने की वजह से, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, कोवैलेंट है या आयोनिक कंपाउंड है, बता सकते हो? हाँ, ठीक है। तो क्योंकि ये डाइइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो उसमें इस तरह के डाइपोल्स होते हैं, जिससे भी बना हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं जा रहे,
एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, और ये किसी भी अरेंजमेंट में ऐसे अरेंज है, ये प्लस है माइनस प्लस, इसमें बहुत सारे डाइपोल्स हैं। मॉलिक्यूल्स ही क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं। तो ये रैंडमली जो है वो अरेंज है, ठीक है। और आपको मैंने बता रखा था कि ये एक डाइपोल है, -q एंड +q। अगर इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखोगे तो क्या होगा, प्लस वाले पे फोर्स इधर रहेगा, माइनस वाले पे इधर फोर्स रहेगा, और ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा। और कब तक घूमता रहेगा, घूमते घूमते जब तक ये ऐसे सीधा ना हो जाए, प्लस वाला इधर न चला जाए और माइनस वाला इधर न चला जाए और प्लस वाला उधर के साइड में, बिल्कुल ऐसे घूम के इस कंडीशन में जाके ये रुक जाता है। तो ये डाइपोल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, डाइइलेक्ट्रिक इस तरह के मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। और जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये वाला सिचुएशन होगा, और हर डाइपोल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से ऐसे घूम जाना चाहेगा। देखो ये है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का, और अभी जो बना रहा हूं मैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया गया E0। यहाँ पर क्या है, E जो है वो 0 है, इधर की तरफ E जो है यहाँ पे 0 है, यहाँ पर E0 क्या है, नॉन जीरो है। जब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सारे के सारे जो डाइपोल्स हैं वो इधर की तरफ अलाइन होना चाहेंगे, माइनस प्लस। जो भी डाइपोल्स हैं वो ऐसे अलाइन होना चाहेंगे, माइनस वाला इधर की तरफ, प्लस वाले पे फोर्स किधर रहेगा, उधर रहेगा। तो डाइपोल जो सब, सारा डाइपोल जो इसके अंदर मौजूद है मॉलिक्यूल्स, वो सब ऐसे घूमना चाहेगा। अगर पूरा नहीं घूम पाता है तो भी वो एक ऐसे स्टेट को में अलाइन होना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो पॉजिटिव को दूर रख सके इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख सके। तो ये चेंजेस इसके अंदर होने शुरू हो जाएंगे। तो उसके वजह से यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा चार्ज का इनसाइड ऑफ दिस, वो चार्ज मूव नहीं कर सकता इसके अंदर, बिकॉज देयर इज नो प्लस एंड माइनस आर बॉन्डेड। तो वो मूव तो करेगा नहीं, अब मूव नहीं कर सकता यानी उसके अलावा अलाइन हो सकता है, रोटेट कर सकता है, क्योंकि डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, फर्स्ट चैप्टर में इसीलिए तो पढ़ाया गया था टॉर्क ऑन ए डाइपोल, ताकि आप इस चीज को समझ सकें। अब एक डाइपोल नहीं है, इसके अंदर एवोगाड्रो नंबर के ऑर्डर में डाइपोल हो सकते हैं, और सारे के सारे क्या होंगे, कुछ ना कुछ घूमना शुरू कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे सब पे टॉर्क लग जाएगा और वो अलाइन हो जाएंगे। इसकी वजह से ये मैं दिखा रहा हूँ, ये माइनस प्लस, तो इस तरीके से डाइपोल जो है वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। मैंने इसमें 3 डाइपोल दिखाया, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लार्ज नंबर्स में होंगे, ठीक है। और यहाँ तो 2 डायमेंशनल शीट में दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये 3 डायमेंशन में हो रहा है, ठीक है। पूरे क्रॉस सेक्शन ऑफ द जो आपने वो डाइइलेक्ट्रिक लिया, उसके पूरे क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे डाइपोल जो है वो इस तरीके से मुड़ना शुरू कर देंगे। अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, और ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, प्लस वाला उधर की तरफ होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये प्लस, और भी आप चाहो तो नीचे ले सकते हो, माइनस प्लस, यहाँ तक ऐसे ऐसे, ये ऊपर भी है नीचे भी है, माइनस प्लस, ठीक है। तो आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पर प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस तरीके से यहाँ पे भी टोटल चार्ज देख सकते हो आप, इस वाले, मैंने ये इनक्लोजर किया है, इसमें टोटल चार्ज क्या होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। सो इनसाइड दिस डाइइलेक्ट्रिक टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ बाहर वाला जो ये लास्ट वाला जो सरफेस की तरफ है, वो वाला प्लस चार्ज को कैंसिल करने के लिए इधर कोई डाइपोल नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो सरफेस है उस पे पॉजिटिव चार्ज की सीट बन जाएगी, और जो लास्ट में जो बचा हुआ चार्ज है, ठीक है, क्योंकि उसको कैंसिल करने के लिए इधर कोई प्लस मौजूद नहीं है, तो ये पूरा जो सरफेस है, वो जो क्यूबॉइड का जो सरफेस है वो पूरा का पूरा
उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मेटल से केस में, कंडक्टर से केस में क्या होता है, कंडक्टर से केस में एक्चुअली चार्ज जो है अंदर में मूव करता हुआ यहाँ से वहां चला जाता है। इसमें ऐसा हो नहीं पाता, इसमें क्या होता है सब जो है अलाइन करते हैं, और इस अलाइनमेंट की वजह से आखिरी वाला जो चार्ज हो, जितना भी अलाइनमेंट हो पाए, ये अलाइनमेंट डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दे रखा है, ठीक है। उसके ऊपर हम आप बाद में आएंगे, अभी इसको समझ लें, ठीक है। तो लास्ट वाले सरफेस पे कितना चार्ज आता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की एक शीट सी बन जाएगी उसके एंड्स पे। उस शीट में क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा इंड्यूस्ड आ जाएगा, ठीक है, और इधर तरफ में माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड आ जाएगा। सिग्मा जो इंडक्शन की वजह से आया है, जो कि बहुत सारे डाइपोल्स का एक साथ इस तरीके से अलाइन हो जाना, इस घटना को पोलराइजेशन कहा जाता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या देयर इज नो नेट चार्ज, मतलब टोटल चार्ज क्या हम जीरो मान के चलेंगे, इधर वाले में कोई चार्ज नहीं, इधर भी कोई चार्ज नहीं, लेकिन इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन होने की वजह से नेगेटिव इधर फाइनली आपको मिलता है, एक शीट ऑफ नेगेटिव चार्ज मिल जाता है, और दूसरे एंड पे भी एक शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मिलता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं ना कहीं सेपरेट हो गए, ठीक है, एंड दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो यहाँ पर सिग्मा इंड्यूस्ड है माइनस में, इधर हो गया प्लस में। अब इस सिग्मा की वजह से इधर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, उसको क्या कहेंगे, ई इंड्यूस्ड कहेंगे। इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बाहरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट था, ठीक है, जो कि राइटवर्ड है, राइट डायरेक्शन में, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडक्शन की वजह से उसको ई इंड्यूस्ड कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, बराबर नहीं होते, बिकॉज वहां पर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है चार्ज का। जितना फील्ड है वो फील्ड कंप्लीटली यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कितना डाइपोल अरेंज कर पाता है, ठीक है। तो कंप्लीटली एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं हो पाता यहाँ पे जो, अच्छा मैं देख लेता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कैंसिल नहीं हो पाता है। अगर हम मेटल यूज करते हैं, कंडक्टर यूज करते हैं, तो चार्ज इसके अंदर से कंप्लीटली मूव करके उधर जा सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज को कंप्लीटली ट्रांसफर कर पाता है उस केस में, और यहाँ पर जितना चार्ज क्रिएट होता है वो कंप्लीटली कैंसिल करता है, बिकॉज आपको मालूम है कि मेटल के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है और वो कैंसिल आउट होके जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो पाता, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ डाइपोल जो है वो अरेंज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और वो अरेंजमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि ये मटेरियल कैसा है, ठीक है, और दूसरा डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ज्यादा टॉर्क लगना शुरू होगा, सब जो है वो ऐसे घूमना शुरू करेंगे, ज्यादा टॉर्क लगेगा। मटेरियल जो है वो डिसाइड करता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है मटेरियल का, वो पूरा घूम पाएगा नहीं घूम पाएगा। तो ये सब बहुत सारी बातें जो इंटरनल लेवल पे डिपेंड करती हैं। इस वजह से जो फील्ड है वो कंप्लीटली कैंसल आउट नहीं हो सकता, यानी कि फील्ड जो है वो घट जाता है। इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ई नॉट है, यूनिफॉर्म है, उसमें एक डाई इलेक्ट्रिक रख दें, अगर हम लोग एक मेटल रख दें या कंडक्टर रख दें, तो उसके अंदर फील्ड जीरो हो जाएगा, इसके अंदर फील्ड बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो फील्ड जो इसके अंदर में होगा, ठीक है, वो कुछ फील्ड कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। जो इंड्यूस्ड हुआ चार्ज उसकी वजह से जो फील्ड है वो अपोजिट में है, सो ये वाला फील्ड जो कैंसिल हो गया, टोटल जो फील्ड होगा वो होगा आउटसाइड जो फील्ड है, ठीक है, प्लस वेक्टर सम करेंगे तो एक्चुअली ये घट जाएगा। ये क्या है आप मत समझ लेना कि दोनों ऐड हो रहा है, वेक्टर सम है
तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई नॉट का मैग्नीट्यूड माइनस ई इंड्यूस्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, अगर सब कुछ पैरेलल है, ये फ्लैट है बिल्कुल, ये इसके परपेंडिकुलर है, अगर आप कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई कंडक्टर रखोगे तो फिर इसमें लिए हम लोगों को कुछ और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया? ई जो है वो आउटसाइड मतलब फील्ड जो है, ये बाहर से जो एक्सटर्नल फील्ड दिया गया वो है, और ई इन जो है वो ई इंड्यूस्ड है, ई इनसाइड नहीं है, ई आई एन डी लिखना चाहिए, फील्ड ड्यू टू इंडक्शन नॉट इनसाइड। ठीक है, आप आउटसाइड और इनसाइड मत समझ लो, ये इंड्यूस्ड है, ये है एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, ई एक्सटर्नल है और ये इंड्यूस्ड फील्ड है, ये क्या है टोटल फील्ड, ई ये एक्चुअली टोटल फील्ड है इनसाइड, ये है इनसाइड फील्ड इज ई। ठीक है, हाँ अब हम आते हैं पोलराइजेशन को समझते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। देखो मटेरियल टू मटेरियल ये वेरी करता है कि जो हम फील्ड दे रहे हैं उस फील्ड की वजह से डाइपोल कितना घूम पाता है, जितना ज्यादा। अब मानते हैं कि एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हमने फील्ड दिया और फील्ड देने के बाद डाइपोल जो वो अरेंज तो हो रहा है लेकिन उतने अच्छे से अरेंज नहीं हो रहा है। देखो सबका प्लस राइट में है लेकिन सब एक लाइन में अलाइन नहीं हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट हुआ, सब पे टॉक लग रहा है लेकिन ड्यू टू सम इंटरनल कंडीशंस, ठीक है, या फिर ये फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट अलाइन कर हो जाए। ठीक है, लिनियरली बिल्कुल अलाइन हो जाए, जिसको कि लिनियरली पोलराइज्ड वर्ड यूज किया जाता है लेकिन वो उसके मतलब उसके एक्सप्रेशन की वजह से होता है। मैं अभी वो दिक्कत नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाता है। तो ये जो हम फील्ड डाल रहे हैं, ठीक है, ये जो इफेक्ट है अलाइन होने का, जो ये इफेक्ट है, ठीक है, इस इफेक्ट को हम पोलराइजेशन करते हैं। पी जितना ज्यादा ये अलाइनमेंट होगा उतना ज्यादा यहाँ पर इंड्स पे माइनस चार्ज आपको मिलेगा और यहाँ पे प्लस चार्ज मिलेगा। ठीक है, अगर हम दो तरह का मटेरियल ले लें, एक मटेरियल जो है वो एबोनाइट है, दूसरा है वो ग्लास है, तो हो सकता है कि कोई किसी में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी के इंड्स पे ज्यादा चार्ज डेवलप हो। कहने का ये मतलब है कि एक के लिए ये वाला ई जो होगा वो ज्यादा आ रहा होगा, एक के लिए कम आ रहा होगा, जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ज्यादा चार्ज बनेगा। ठीक है, तो वो ज्यादा कैंसल आउट करेगा, तो ये फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये अलाइन होगा उसको हम कहते हैं ज्यादा पोलराइज होना। ठीक है, इसी बात को ज्यादा पोलराइज होने से कहते हैं। तो ये पोलराइजेशन किस बात पर डिपेंड करता है, दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला ये कि हम फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग डाल रहे हैं, ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा ये टॉर्क लगेगा, ज्यादा घूमने के चांसेस होंगे, और दूसरा कि आपने मटेरियल कैसा लिया है। इन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम इस वजह से कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो पोलराइजेशन है, ठीक है, पोलराइजेशन इज आल्सो ए वेक्टर, क्योंकि ये एक सर्टेन डायरेक्शन में हो रहा है और ये डायरेक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तो पोलराइजेशन जो है वो एक इफेक्ट है एंड इट हैज सम डायरेक्शनल इफेक्ट। इसमें कोई डायरेक्शन वाली बात है, क्योंकि वो इधर वाले से इधर की तरफ ऐसे नहीं हुआ या ऐसे नहीं हो रहा, यानी कि पोलराइजेशन क्या है, वेक्टर। ये तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि इट इज ए वेक्टर। तो ये वैसे डिटेल में पढ़ने की चीज है लेकिन अभी हम लोग इसको एक वेक्टर कह रहे हैं। उसके लिए रीजनिंग क्या दे रहे हैं, क्योंकि एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन हुआ है सब, तो हम उस डायरेक्शन में पोलराइजेशन मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा पोलराइजेशन। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं, उसको हम लोग काई ई कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीक या लैटिन अल्फाबेट है काई।
साइज का स्पेलिंग CHI होता है, साई पढ़ते हैं। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। SUC होता है ना, आप एक स्पेलिंग चेक कर लेना, SUC होता है या C, बस चेक कर लेते हैं बुक में, ठीक है। SUS मैंने पहले ही सही लिखा था, SUSCEPTIBILITY ससेप्टिबिलिटी कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इस मटेरियल पे कितना असर है, ठीक है, कितना ज्यादा वो उससे प्रभावित होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई मटेरियल जो है वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बहुत ज्यादा पोलराइजेशन शो करता है, कुछ मटेरियल जो है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कम पोलराइज होते हैं, ठीक है। जो जितना कम पोलराइज होगा, ठीक है, उतना अच्छा, मतलब उसमें चार्ज जो है उतना कम इंड्यूस होगा, और जो जितना ज्यादा पोलराइज होगा उतना ज्यादा इंच पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो ये पोलराइजेशन ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन, ठीक है। समझ में आया? हाँ, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ रहे हैं इस, जब हम कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं, ठीक है। आपको मालूम है कैपेसिटर में क्या आता है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंपलेस्ट कैपेसिटर्स में से एक है। उसमें दो प्लेट्स होते हैं। हम कई तरह के सर्किट्स में कैपेसिटर को यूज करते हैं, जैसे रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम जो स्टार्टिंग में बनाए गए थे, ठीक है, या फिर टेस्ला ने बनाया था वायरलेस ट्रांसमिशन, इन सब में कैपेसिटर का यूज होता है, ठीक है। क्यों यूज होता है वो आपको बाद में समझ में आएगा कि कैपेसिटर का यूज क्या है, ठीक है। तो हम अपने घर में हमारे यहाँ जो सीलिंग फैन होता है उसमें कैपेसिटर लगा होता है। इसके अलावा जितने भी हैवी इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ठीक है, उनमें कैपेसिटर लगा होता है। कंप्यूटर्स में कैपेसिटर है, टेलीविजन में कैपेसिटर है, हर जगह कैपेसिटर। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है जो कि शायद ही उसमें कैपेसिटर यूज नहीं हुआ होगा। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए। इसके यूजेस है, कई तरह के यूजेस हैं। एक सबसे जो बेसिक यूज है कि ये चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। इसको यूज किया जाता है जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका हार्ट रुक जाता है, हार्ट फंक्शन काम करना बंद कर देता है, उनके हार्ट फंक्शन को दोबारा स्टार्ट करने के लिए डॉक्टर जो है वो उनको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, ठीक है। और वो जो उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है वो बहुत ज्यादा हाई करंट होता है, जब वो ज्यादा एम्पियर करंट होता है, जो कि वो सीधा उनके हार्ट पर एक हैंडल सा होता है जो उनके चेस्ट के ऊपर वो रख देते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा जो हाई जो करंट है वो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आता है उसमें नहीं होता। तो वो कहाँ से लाते हैं? तो उनके पास जो होते हैं वो ज्यादा हाई कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर होते हैं, और वो चार्ज स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जो सर्किट होता है उसमें चार्ज स्टोर कर लेता है, और वो स्टोर चार्ज को एक बार अचानक से दिया जाता है। पागल खाने में पागलों को ट्रीट करने के लिए भी इलेक्ट्रिक शॉक यूज किया जाता है। तो ये सब कैपेसिटर का यूज है जहाँ पर चार्ज को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। और इसके यूज धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो कैपेसिटर जो होता है उसमें बिल्कुल यहाँ पे खाली स्पेस होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसे इनको हम कहते हैं एयर फील्ड कैपेसिटर, ठीक है, हवा में कैपेसिटर। एंटीना जो हम यूज करते हैं, ठीक है, आपको मतलब रेडियो होता है उसमें ऐसे सीधा एक एंटीना लगा होता है, ठीक है, ये अपने आप में एक कैपेसिटर की तरह है, ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की तरह काम करता है एंटीना। निकोला टेस्ला का एक बहुत फेमस सर्किट है जिसका नाम है टेस्ला कॉइल।
टेस्ला कॉइल में भी उन्होंने कैपेसिटर यूज किया हुआ है, ठीक है। ये जो एंटीना होते हैं वो भी कुछ ना कुछ हद तक कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करवाना चाहते हैं कैपेसिटर में, ठीक है। तो ये एयर वाला जो कैपेसिटर है उसके लिए ज्यादा सुटेबल नहीं है। अगर हम चार्ज की वैल्यू को जो हम स्टोर कर रहे हैं इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए इसके अंदर में कुछ फिलिंग की जाती है ताकि हम इससे कैपेसिटेंस को बढ़ा सकें। और फिलिंग ये डाइलेक्ट्रिक ही होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसमें कंडक्टर फिल करोगे तो ये तो तार बन जाएगा, यहाँ से करंट आएगा चला जाएगा। स्टोर क्या होगा, ये कुछ ऐसा है कि देखो ये एक पाइप है, ठीक है, इस पाइप से पानी जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें पानी में से अगर आप चाहते हो कि जो पानी जा रहा है उसमें कुछ पानी हमें स्टोर कर लें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से एक पाइप निकाल करके ये कोई एक टंकी या कंटेनर या बॉक्स हो उसमें हम डाल देंगे, तो कुछ पानी जो इसमें चला जा रहा है वो इसमें भी भर जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही करंट जो वायर ऐसे जा रहा है करंट, इसमें अगर हम बीच में कैपेसिटर ऐसे लगा देंगे तो ये अपने आप में कुछ चार्ज स्टोर कर लेगा। ऐसा नहीं कि पानी बहना रुक जाएगा, ठीक है, जब तक इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट फ्लो होगा, करंट कैपेसिटर रोकता भी है, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें कैपेसिटर एक मतलब एक कंटेनर की तरह है जो कि फ्लो को, जैसे फ्लूइड को आप स्टोर करते हो वैसे कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को इसमें स्टोर करता है। और चार्ज अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा चार्ज स्टोर करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एयर के बदले में दूसरे मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक कूलम्बिक फोर्स होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हम लिखते हैं। ये फोर्स है वो एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दो चार्जेस जो हैं Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगता है वो इन चार्जेस की वैल्यू पर डिपेंड करता है, इन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन वो एक और चीजों पे डिपेंड करता है, वो अपने आसपास के इस स्पेस पे डिपेंड करता है। अगर हम कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस रख दें, वैक्यूम कर दें, तो वहां पर ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट आ जाती है। लेकिन अगर आप किसी को किसी दूसरे मीडियम में रख दो, लाइक एयर में रख देते हैं, हाइड्रोजन में रख दें, नाइट्रोजन में रख दें, तो अगर आप इसमें कोई मटेरियल में रख, अगर आप कोई मीडियम में रख देते हैं तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स चेंज हो जाएगा। ये जो फोर्स हम लगा, ये अगर ये रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि Q1 Q2 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये फोर्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। नमक को पानी में डालने से वो डिसॉल्व क्यों हो जाता है, क्योंकि जब वो जैसे ही हम डालते हैं, जो एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी जो भी वैल्यू होती है, ठीक है, जब आप उसको वाटर में डालते हो तो एप्सिलॉन ऑफ वाटर इज 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है। पानी का जो मीडियम है उसका जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, परमिटिविटी जो है वो 80 टाइम्स ज्यादा है, मतलब उसके अंदर में जो फोर्स होगा जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो परमिटिविटी, वाटर की जो परमिटिविटी है वो एम्प्टी स्पेस से 80 टाइम्स ज्यादा है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इनसाइड वाटर बिकम्स 80 टाइम्स लेस। और इस वजह से सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, पानी में जाते हुए फोर्स 80 टाइम्स कम हो जाता है, और इस वजह से वो डिसोसिएट हो जाते हैं, बॉन्ड जो वो टूट जाता है, ठीक है। तो ये वजह है। तो अलग दूसरा मटेरियल यूज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो उसके अंदर में पोलराइजेशन होता है, और यही पोलराइजेशन क्या करता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, और कहीं ना कहीं वही जो फील्ड है
वो इसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसका हम लोग कंप्लीट जो है वो डेरिवेशन करेंगे, लेकिन आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर के बारे में आपको बेसिक आइडिया तो है ना, मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। नहीं तो हम लोग दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। कैपेसिटर के बारे में आपको आइडिया होगा, तो कैपेसिटर छोड़ देंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन आपको आता होगा, है ना। तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में मालूम है। अब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, इंट्रोड्यूस जब कराते हैं तो क्या होगा, ठीक है। उसका जो कैपेसिटेंस है कैसे चेंज होता है ये करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग तरह तरह के डाइलेक्ट्रिक्स के वजह से कैपेसिटेंस के कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।